श्वेता सिंह, आप देख रहे हैं आज तक। साबरमती का किनारा अब किस तरीके से जगमगा रहा है वो मेरे पीछे की तस्वीरों में आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा। लेकिन इन तस्वीरों के बीच हम आपको इतिहास में भी थोड़ा सा पीछे लिए चलेंगे, क्योंकि हमारे इस कार्यक्रम का नाम है हिंदी चीनी भाई भाई पार्ट 2। पार्ट 1 याद कीजिए, आजादी मिली थी, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, जब वो तलाश रहे थे कि उनका साथी कौन होगा, दोस्त कौन होगा, तो चीन की तरफ भी गए थे। उस वक्त यहीं गुजरात से सरदार पटेल ने उन्हें एक चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में लिखा था कि चीन पर भरोसा मत करना। जवाहरलाल नेहरू ने उनकी बात नहीं सुनी। यह भी बताया जाता है कि भारतीय सेना ने उस वक्त ऑपरेशन लाल किला को अंजाम दिया था, तैयारियां चल रही थी। 50 के दशक के बीच से घुसपैठ शुरू हो गई थी, लेकिन सारी बातों को दरकिनार किया गया। आगे बढ़ते गए धीरे धीरे चीन के साम्राज्यवाद को, चीन के विस्तारवाद को यूं कहें, उसे पूरी तरीके से भूलते हुए आगे बढ़ते गए, दोस्ती करती गई। 1962 में नतीजा सबने देखा था। चीन बदला है, हिंदुस्तान भी बदला है। इस सब के बीच क्या भाई भाई का वो नारा बदलेगा? इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ यहां पर साबरमती के रिवर फ्रंट पर 4 खास मेहमान मौजूद हैं। अर्जुन मोढवाडिया जी, बहुत स्वागत है। कांग्रेस नेता, कांग्रेस का क्या पक्ष होगा इस जगमगाए हुए अहमदाबाद को देखकर? हमारे साथ बीजेपी का, पहले मैं बता देती हूं, पहले मैं राजनीतिक मेहमानों से परिचय करवा दूं। आसिफा खान जी मौजूद हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी का वहां पर जो पूरा आयोजन था उसे छोड़कर हमारे साथ यहां पर शरीक हुई हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि पीयूष खंबाटा जी हमारे साथ हैं, सीआईआई के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं और अभी रसना से मेरा ख्याल है जुड़े हुए हैं। साथ ही उदय माहुरकर जी, हालांकि आज तक पर हमारे साथ इतनी दफा रहते हैं। हम ये भी बता दें कि 12 साल जिस तरीके से कामकाज रहा है नरेंद्र मोदी का यहाँ पर, उस पर एक किताब लिखी है, तो आगे का जो कार्यकाल है उस पर हम उनसे चर्चा करेंगे। दिल्ली से हमारे साथ जनरल जेडी बख्शी जुड़ रहे हैं, क्योंकि सेना किस तरीके से इस पूरी बातचीत को देख रही है, इस पूरे रिश्ते को देख रही है, वो बहुत अहम है। बहुत सारे लोग आवाज उठाते हैं कि एक तरफ सीमा पर क्या चल रहा है, सैनिकों के बारे में सोचो, क्या वाकई हमें इस रिश्ते को अलग अलग पैमानों पर तौलने की जरूरत है? चर्चा शुरू करें उससे पहले ये रिपोर्ट जल्दी से देख लीजिए कि हुआ क्या क्या है। अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डे पर रिश्तों की नई फ्लाइट ने लैंड किया। हिंदी चीनी भाई भाई पार्ट 2। चीनी राष्ट्रपति की भारत यात्रा इसी लाइन से शुरू होती है और 3 दिवसीय इस यात्रा का आगाज हो गया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग फर्स्ट लेडी यानी अपनी पत्नी पेंग लियुयान के साथ भारत पहुंच गए। एयरपोर्ट पर गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल और राज्यपाल ओपी कोहली ने उनका ग्रैंड वेलकम किया। एयरपोर्ट पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और उनकी पत्नी पेंग लियुयान को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और पारंपरिक नृत्य भी हुआ। आप उस भव्य स्वागत की तस्वीरें देख सकते हैं। जिनपिंग 21वीं सदी को एशिया की सदी बनाने का पैगाम लेकर आए हैं। ये मौका भी है और दस्तूर भी। हिंदुस्तान और चीन के बीच रिश्तों का पुनर्जन्म प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर हो रहा है। इतिहास में ये तारीख भी लिखी जाएगी। ऐसे में नरेंद्र मोदी ने एक अच्छे मेजबान के तौर पर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पेंग लियुयान की अगवानी की। फूलों का गुलदस्ता भेंट कर रिश्तों का हाथ मिलाया, चीनी राष्ट्रपति से भी और फर्स्ट चीनी लेडी से भी। अहमदाबाद के होटल हयात की ये तस्वीरें भी अमर हो गईं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग जब अपनी पत्नी के साथ अहमदाबाद एयरपोर्ट पर उतरे तो उनका स्वागत गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने खास तरह के काठियावाड़ी छातों के साथ किया। इसके साथ ही यहाँ पे कई लड़कियां चनिया चोली पहन के हाथों में कलश लेकर सांस्कृतिक तरीके से जिनपिंग के स्वागत के लिए तैयार थी। चीनी राष्ट्रपति गुजरात की यादों को सहेजना चाहते हैं। फिर वो साबरमती के संत यानी महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम पहुंचे। यहाँ भी जिनपिंग का पारंपरिक स्वागत हुआ और मोदी ने एक मेजबान के तौर पर पूरा आश्रम दिखाया।
इस मौके पर गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन भी मौजूद थीं। बापू के गीत और संगीत के बीच चीनी राष्ट्रपति ने गांधी जी का चरखा भी काटा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अहमदाबाद अपना घर है और घर से उन्होंने उस रिश्ते की शुरुआत की है जो हमेशा विवादों, खटासों और सवालों के घेरे में रहा है। नरेंद्र मोदी ने शी जिनपिंग का भव्य स्वागत किया, लेकिन ये स्वागत क्या महज एक औपचारिकता थी या आने वाले रिश्तों की दस्तक? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। 17 सितंबर मोदी का जन्मदिन है, फिर भोज तो बनता ही है। ऐसा भोज जिसमें रिश्तों का गठजोड़ भी हो और जन्मदिन की खुशियां भी। जायका पूरा गुजराती रहा और व्यंजन 100 से भी ज्यादा, क्योंकि कहा जा रहा है चीनी राष्ट्रपति $100 बिलियन का तोहफा लेकर आए हैं। चीनी राष्ट्रपति का गुजरात दौरा यादगार रहे। मोदी की मेजबानी में इसका पूरा ख्याल रखा गया। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। तो आपको ये बता दें कि पूरे दिन का जो आयोजन है वो अब अपने अंतिम चरण में है, क्योंकि जो रात्रि भोज था वो हो चुका है। डिनर करने के बाद राष्ट्रपति शी जिनपिंग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकल रहे हैं वहां से। हालांकि 7:30 बजे का वक्त तय था जब दिल्ली के लिए रवाना होना था, लेकिन अब 8:05 हो चुके हैं। अब यहां से रवाना होंगे साबरमती रिवर फ्रंट से। जो तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं, और यहां पर हम इसलिए जुटे हैं क्योंकि हम ये चर्चा करना चाहते हैं कि एक अर्थशास्त्री के नजरिए से, एक राजनेता के नजरिए से, एक विश्लेषक के नजरिए से, देश के रक्षक के नजरिए से ये बातचीत, ये मुलाकात, ये नया रिश्ता क्या सौगात लेकर आ सकता है। और चूंकि बाकी बातें एक तरफ हैं, सबसे पहले अर्थव्यवस्था की ही बात हो जाती है। खंबाटी जी, क्या आप सोच रहे हैं? ये अहमदाबाद की विजिट एक अहमदाबाद की तरह मत सीमित रखिए, आप ये बड़ा पिक्चर देखिए। हम बड़े पिक्चर इंडिया एक एलिफेंट है, हाँ। वो एक ड्रैगन है, और ये जो डांस है एलिफेंट और ड्रैगन का, ये कभी होता नहीं है पर अभी होने जा रहा है और ये वर्ल्ड देख रहा है। और ये मेरे हिसाब से बहुत बड़ा एक लैंडमार्क है, बिकॉज इन द नेक्स्ट 10 years आप देखोगे तो इंडिया वुड बी द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी, चाइना वुड बी नंबर 1 इकोनॉमी। अगर हम दोनों मिल जाते हैं, हमारे कॉमन मार्केट हो जाते हैं, हमारे कॉमन टाइप्स हो जाते हैं, देन वी कैन शेक द वर्ल्ड। और जो वर्ल्ड ने सोचा था कि ये दोनों को डिविजिव रख के हम लोग विल कॉन्कर, डिवाइड एंड रूल, ये पॉलिसी बंद हो जाए। और सबसे बड़ा मुद्दा ये है, दोनों नेशन हैज वन सिंपल प्रॉब्लम, दैट इज वी स्टिल हैव द हाईएस्ट नंबर ऑफ पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन, बोथ ऑफ अस। हमको तो वो देखना है, तो हमारे मिलियनर भी सबसे ज्यादा बन रहे हैं शहरों में, पर वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, ओनली इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ओनली दैट विल हेल्प अस। और इसकी तरफ ये मीटिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है। और गुजरात इसलिए इंपॉर्टेंट है कि गुजरात एक्चुअली इंडिया में डेवलपमेंट का एक रोल मॉडल रह चुका है लास्ट 10 साल में। तो अगर गुजरात में जो होना है वो बाकी इंडिया में चून हो जाएगा। और मेरे हिसाब से फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, जो आज अभी MOU जो हुआ कि गुजरात में एक इंडस्ट्रियल पार्क आएगा चाइनीज इंडस्ट्री का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये खाली दे विल नॉट मेड इन इंडिया फॉर इंडिया, दे कैन मेक इन इंडिया फॉर द होल ऑफ मिडल ईस्ट, फॉर द वर्ल्ड। और ये जो कंपनियां इंडिया में आएगी वो मेरे हिसाब से इंडिया की कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाएगी, इंडिया की एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ाएगी। और एक और मुद्दा भी है जो हम लोग मिस आउट करते हैं कि इंडिया इज ए एक्सपर्ट इन सॉफ्टवेयर, चाइना इज ए एक्सपर्ट इन हार्डवेयर, और मेनी फॉरेन कंपनीज आर गेटिंग बेस्ट ऑफ अस। हम दोनों अगर मिल जाएंगे तो हमारे दोनों के जो इक्विपमेंट यहाँ बनेंगे तो कोई फॉरेन करने की जरूरत नहीं। बाकी सुन के बहुत अच्छा लगता है, सुन के बहुत सुनहरा लगता है। मैं इससे पहले कि मैं राजनीतिक प्रतिक्रिया पे जाऊं, मैं ये आपसे जान लेना चाहती हूँ कि ड्रैगन के मुंह से तो आग भी निकलती है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि हाथी और ड्रैगन का डांस हो रहा है और ड्रैगन कुछ नहीं कर सकता है, कुचल हाथी भी सकता है, लेकिन भारत की फितरत वैसी कभी नहीं रही, किसी देश के साथ नहीं रही। देखिए, चाइना भी इंदिरा गांधी के बाद एक समय पावरफुल प्राइम मिनिस्टर से डील कर रहा है, जो चाणक्य नीति का भी एक माहिर माना जाता है। तो चाइना के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। चाइना ने जो अभी तक करती रही, चाइना जो कल भी जैसे इनकर्शन हुआ, वो भी एक प्रश्न खड़ा करता है। लेकिन चाइना भी ऐसे एक आदमी से डील कर रहा है जो चाणक्य नीति का माहिर है, नंबर 1। नंबर 2, ये विजिट को आप नजरअंदाज नहीं, मैं फिर से बिल्कुल सहमत हूँ कि ये विजिट जो है ये मतलब फ्यूचर को देखते हुए बहुत इंपॉर्टेंट विजिट है। ये मोदी के लीडरशिप की क्वालिटीज को भी ये काफ़ी कुछ उजागर करती है। इसी मैंने मेरी जो किताब लिखी है उसमें मैंने ये कहा है कि मोदी इज ए मास्टर ऑफ कन्वर्जेंस। कहने का मतलब कि परिस्थितियों को जोड़ देना और विन विन सिचुएशन करना। आप देखें, आज उन्होंने गुजरात को आधे घंटे में शोकेस कर दिया। लायन भी था वहाँ पे, वाइल्ड एस भी था, जो हमारा वाइल्ड लाइफ के हमारे सिंबल्स हैं गुजरात के।
सब डांसेस, ट्राइबल डांस थे, सौराष्ट्र के डांस थे, संखेड़े का फर्नीचर था। अब आप देखें कि जो चाइनीज देख रहे होंगे, जो चाइनीज टूरिस्ट है, उनके मन में भी भावना पैदा होगी कि मैं इंडिया क्यों नहीं जाऊं। कहना था कि ये विजिट जो है वो मोदी की जो लीडरशिप की क्वालिटीज है उसको उजागर करती है, लेकिन एट द सेम टाइम वी कैन नॉट चाइना इज ए कम्युनिस्ट नेशन और चाइना ने रिफॉर्म्स को अडॉप्ट किया है, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को छोड़ नहीं दिया है। और जिस तरीके से चाइना देश को एनसर्कल कर रहा है, ग्वादर पोर्ट है, अभी श्रीलंका में, म्यांमार में उनका एक बहुत बड़ा बेस है ना। हाँ, तो उसको देखते हुए कल जैसे इनकर्शन उन्होंने किया तो उसमें नरेंद्र मोदी की भी एक बहुत बड़ी टेस्ट है ना। और उनकी जो लुकिस्ट पॉलिसी है उसमें सबसे बड़ा चैलेंज चाइना है मेरे हिसाब से। हम इस मुद्दे पर आएंगे, लेकिन अभी अहमदाबाद आज अच्छा लग रहा है अर्जुन मोढवाडिया जी आपको? अहमदाबाद तो अच्छा है ही। आज कुछ ज्यादा चमक है? नहीं, आज तो देखो मोदी जी पहले दफा आए, उनका जन्मदिन भी है और दोनों सरकार यहाँ एक ही पार्टी की है। प्राइम मिनिस्टर तो पहले भी आते थे, लेकिन उस समय सिर्फ एयरपोर्ट पे ही उसका स्वागत होता था, कहीं उसका नहीं एक बोर्ड लगता था, कहीं नहीं स्वागत कर होता था। लेकिन आज वेलकम करते हुए मैं भी उनको वेलकम करता हूँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन बात तो यही है कि ये तो खुद को भी शोकेस हो रहे हैं, गुजरात को शोकेस कर रहे हैं और भारत को भी शोकेस कर रहे हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम भी शोकेस हाँ, मोदी जी का भी शोकेसिंग हो रहा है, हर प्रोग्राम में होता रहेगा और उसका हक है, वो करते रहे। सवाल ये है कि जो आज के दिन आपने जो बताया कि 62 के पहले का अनुभव था और उस समय नेहरू जी को आज तक टारगेट किया गया कि चीन पर भरोसा मत करना चाहिए। नेहरू जी ने किया, इसकी वजह से देश को एक कीमत चुकानी पड़ी। आज मोदी जी दूसरी दफा भरोसा कर रहे हैं, हम उस पर कोई भी चैलेंज नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसके इस माहौल में कर रहे हैं। पाकिस्तान से विदेश मंत्री की बातचीत सिर्फ पाकिस्तान के एम्बेसडर, उनके जो हमारे कश्मीर के सेपरेटिस्ट से मिल रहे हैं, उसको आधार बना के वो बातचीत खत्म कर दी। और ऐसे भी ज्यादा आज 2 महीने में जो 24 किलोमीटर चाइना अंदर आ गया, हमारी बॉर्डर पे अंदर आ गया। हमारे 100 जो आज जवान हैं उसको सीज करके चाइना की मिलिट्री खड़ी है। हमारे जो प्रधानमंत्री, जब हमारे चीफ मिनिस्टर थे, मेरे पास 2 ट्वीट मौजूद हैं उनकी, उस समय कहा था, उस समय एक ही सेकंड पूरा कर दो, उस समय उन्होंने कहा था कि भारत सरकार और प्राइम मिनिस्टर मुंह क्यों नहीं खोलते चाइना के सामने। आज सब बड़ा गंभीर सवाल हो गया। 300 दफा उन्होंने हमारी बॉर्डर क्रॉस करके 2 महीने में इधर आ गए। बताइए आसिफा जी, तो उस समय मुंह न खोलते। सबसे पहले तो मैं अपनी बात रखना चाहती हूँ कि आज मोदी जी का जन्मदिन है, वो अपनी माँ से मिले हैं और साथ में उन्होंने कश्मीर का एक कंसर्न बताया है, यानी कश्मीर को भूले नहीं अपने जन्मदिन में भी और इतने बड़े इवेंट में भी। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात आज जो हुई है कि देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी कंट्री का प्रीमियर किसी स्टेट में आया है, बावजूद इसके कि दिल्ली में सरकार है, दिल्ली जाते रहे हैं लोग, लेकिन फिर भी गुजरात में आए हैं। तो ये एक स्टैंप ऑफ अप्रूवल है चाइना जैसे एक बड़े मुल्क की, जो साउथ एशिया का बहुत बड़ा मुल्क माना जाता है और बहुत इम्पॉर्टेंट पोजीशन है उसकी। और ये स्टैंप ऑफ अप्रूवल है टू द गुजरात मॉडल। बेसिकली आप देखिए, जब मोदी जी ने चुनाव में अपने आप को प्रेजेंट किया एज ए प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट, तो उन्होंने हमेशा गुजरात मॉडल को आगे रखा है और गुजरात मॉडल को आगे रखते हुए उन्होंने 10 साल जो काम किया उन सारी बातों को उन्होंने बताया है। और जब मोदी जी सीएम थे, मेरे ख्याल में वो कम से कम 4 बार चाइना गए हैं। उससे पहले जापान वो तकरीबन 2 बार जा चुके हैं एज ए चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात। और अब जब वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं तो डे 1 से आप शुरुआत देखिए, सार्क नेशन से जो उन्होंने मिले हैं तो एक मास्टर स्ट्रोक उन्होंने खेला है। उसके बाद उनकी भूटान की यात्रा को देखिए, वहाँ जो मिले हैं तो ऑब्वियसली भूटान से मिलने के लिए कई सारे कारण हैं, कई सारे मौके हैं हमारे देश को एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन पे लाना।
उसके बाद ब्रिक्स में आप जिन देखिए, देशों को इग्नोर किया गया और उन देशों से उन्होंने रिश्ते सुधारने की पहल और जरूर की है, जापान, लेकिन चूंकि सवाल जापान अभी गए मोहम्मद हैं जी ने जो उठाया जी, है, मैं आ रही हूं उनके वो- सवाल पर। अब जब जापान ब्रेक गए के बाद हैं, आसफा जी उस पर आ जाते हैं, जी। क्योंकि उसमें मैं जनरल जीडी बख्शी को भी दिल्ली से जोड़ना चाहूंगी उस सवाल के जवाब में, क्योंकि जिन सैनिकों की बात हो रही है, जिस सेना की बात हो रही है, उसकी सोच बहुत ज्यादा अहम हो जाती है। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दोबारा डराएगा नहीं तब जब पार्ट 1 की गलतियां नहीं दोहराई जाएंगी पार्ट 2 में। चर्चा हमारी ये जारी है। इस वक्त मैं दिल्ली सीधे चलती हूं, जनरल जीडी बख्शी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जनरल बख्शी, चुमार में जो सब कुछ चल रहा है, पिछले कुछ वक्त में लगातार जो इंकर्जन हम देखते आए हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, ये सारी चीजें एक तरफ रखी हुई हैं तराजू के एक पलड़े पर, दूसरी तरफ है वो बातचीत जो चीन के साथ शुरू हुई है। क्या आपको लगता है कि जो बातचीत चल रही है उससे सरहद की दिक्कतें भी सुलझ जाएंगी, या फिर पूरी तरीके से उसको दरकिनार किया जा रहा है अर्थव्यवस्था के नाम पर? एक अंदर का सैनिक क्या कहता है? देखिए, हमारी सोच तो ये है कि जब जिनपिंग साहब दिल्ली आते हैं तो उस वक्त जरूर ये जो है सीमा के विवाद के मुद्दे को उठाना चाहिए, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि अब इतने सालों के बाद 14 वर्किंग ग्रुप, जॉइंट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग्स हो चुकी है, अब उसके बाद किसी निष्कर्ष पे ये निकले, नहीं तो ये जो तनाव जो बार बार बन जाता है इसके कभी दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। खुशी की बात अभी तक ये है कि देखिए, एक फर्क है चीन के साथ जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है और पाकिस्तान के साथ जो लाइन ऑफ कंट्रोल है। पाकिस्तान के साथ जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, आए दिन उस पे गोलीबारी चलती है, वहां पे मोर्टर चलाए जाते हैं, इन्फिल्ट्रेशन होती है, गले काटे जाते हैं, जानी माली नुकसान होता है। 40 साल पे यहाँ पे टेंशन तो हुई है, लेकिन अभी तक गोलीबारी नहीं हुई, कोई जानी माली नुकसान नहीं हुआ। तो मैं समझता हूं कि यहाँ उम्मीद ज्यादा है कि फिर भी कुछ निष्कर्ष पे हम लोग आ जाएंगे। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि हमको, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ट्रस्ट बट वेरीफाई, जरूर हम विश्वास करना चाहेंगे कि और लोग हमसे दोस्ताना ताल्लुक चाहते हैं, अच्छे ट्रेड रिलेशन चाहते हैं, ये उनके हित में है, हमारे हित में भी है, लेकिन हमको अपनी जो सैन्य तैयारी है उसमें कोई ढील नहीं आने देनी चाहिए, क्योंकि 1962 में हमको मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि हमारी सैन्य तैयारी बिल्कुल नहीं के बराबर हो गई थी। पिछले 10 सालों में यही दौर हमने देखा है कि जो सेना की जो सैन्य तैयारी थी, जो आधुनिकीकरण था हमारे हथियारों का, उसकी रफ्तार चींटी से भी धीमी कर दी गई थी। अब देखिए, चीन हर वर्ष 184 अरब डॉलर का खर्चा करता है अपनी फौजों के ऊपर, अपनी सशस्त्र सेनाओं के ऊपर। भारत का जो डिफेंस बजट है वो 42 अरब डॉलर ही है, मतलब 4 गुना ज्यादा है उनका खर्चा हमारे से हर साल, और पिछले 10 साल से ये गैप जो है लगातार बनते आ रहा है। तो इस गैप को क्लोज करना अनिवार्य है, ताकि किसी प्रतिद्वंदी को ये प्रोत्साहन ना मिले कि वो हम पे वार करके निकल जा सकता है, वो हम पे वार करके हमें एकदम धराशायी कर सकता है, चोट पहुंचा सकता है। इफ यू वांट पीस, बी प्रिपेयर्ड फॉर वॉर। अगर आप शांति चाहते हैं, युद्ध के लिए तैयारी तो रखिए। बहुत शानदार सोच, बहुत बड़ी बात आपने कही है कि अगर शांति चाहिए तो युद्ध की तैयारी भी करनी होगी, यानी कि एक तरफ हम दोस्ती करें। ये सोच जनरल जीडी बख्शी अपनी दे रहे हैं कि अगर दोस्ती हो रही है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एलओसी से बेहतर स्थिति एलएसी पर है। यहां पर गोलीबारी उस तरीके से देखी नहीं गई, यहां ज्यादा सकारात्मक चांसेस हैं कि हम यहां से आगे कुछ बात बढ़े, बने, और शायद यहां पर इतनी तैनाती की जरूरत न हो, मामला सुलझ जाए। जमीन मैंने नहीं आती। साबरमती नदी का पावन किनारा है, यहाँ पर बैठकर हम इस बात का विश्लेषण कर रहे हैं कि भारत और चीन के रिश्ते जो सुधरते हुए दिख रहे हैं, क्या वो वाकई सुधर रहे हैं? उम्मीदें अगर लग रही हैं तो वाकई किस तरह की उम्मीदें लगे? पीछे जो जगमगाता हुआ इलाका आपको दिख रहा है वो वही इलाका है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और उनकी पत्नी का स्वागत किया, इस्तकबाल किया। वहां पर उनके लिए एक भोज का आयोजन किया गया था। उन्होंने चुनकर खुद ये पसंद किया कि क्या वो आज खाने पीने वाले हैं। खा पीकर सब रवाना हो गए हैं।
दिल्ली के लिए, जहां पर अगले दौर की बातचीत होगी। हम लगातार खास मेहमानों से चर्चा कर रहे हैं। दिल्ली से हमारे साथ जनरल जीडी बख्शी जुड़े हुए हैं। इसके अलावा हमारे साथ सुशांत सरीन जी भी जुड़ गए हैं, जो कि स्ट्रेटेजिक मामलों के जानकार हैं। उनसे भी हम चर्चा करेंगे। अर्जुन मोडवाडिया जी यहाँ पर हैं, आसफा खान जी हैं हमारे साथ, पिरूज खंबाटा जी हैं और साथ में है उदय माहुरकर जी। हम इन सब से चर्चा करें उससे पहले हम आपको दिखाते हैं कि आज समझौते क्या क्या हुए। संक्षेप में आपको दिखा देते हैं कि कुल मिलाकर अभी तक तस्वीर क्या दिख रही है। एशिया की अर्थव्यवस्था के दो इंजनों के बीच तरक्की और समृद्धि के लिए पहले गुजरात में समझौते की शुरुआत हुई। चीन की ऊर्जा और भारत की कुशलता का गठजोड़ जबरदस्त क्षमता का निर्माण करेगा, ये चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग कह चुके हैं। जिनपिंग भारत के साथ वैश्विक साझेदारी की वकालत करते हैं और $100 बिलियन के निवेश की सौगात लाए हैं। 3 दिन के दौरे पर ऐतिहासिक समझौते की शुरुआत गुजरात से हो चुकी है। जी हां, चीन ने गुजरात के लिए 3 समझौते किए। पहला समझौता गुजरात और चीन के ग्वांगडोंग प्रांत के बीच हुआ, यानी अब गुजरात चीन के ग्वांगडोंग प्रांत की तरह संवरेगा। दूसरा समझौता चीन के ग्वांगजाओ शहर और अहमदाबाद के बीच हुआ। इसका मतलब ये कि अहमदाबाद अब चीन के ग्वांगजाओ शहर की तरह विकसित होगा। और तीसरा MOU चीन के डेवलपमेंट बैंक और गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के बीच हुआ। इसके तहत गुजरात में वडोदरा के पास इंडस्ट्रियल पार्क बनाया जाएगा। चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग का कहना है कि भारत और चीन के विकास के सपने एक दूसरे से जुड़े हैं और वो मोदी की श्रेष्ठ भारत के नजरिए की प्रशंसा करते हैं। इस ऐतिहासिक दौरे पर कई ऐतिहासिक समझौते हो सकते हैं। गुजरात से दिल्ली पहुंचकर जिनपिंग इसका ऐलान भी कर सकते हैं। हाई स्पीड ट्रेनों से लेकर बुलेट ट्रेन और इंडस्ट्रियल पार्कों से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक। चीनी राष्ट्रपति भारत में $100 बिलियन यानी 6 लाख करोड़ का निवेश करना चाहते हैं। अब कितने समझौतों पर मुहर लगेगी, ये दिल्ली में तय होगा। अहमदाबाद से गोपी घांग के साथ आज तक ब्यूरो। सुशांत सरीन जी, चूंकि अभी अभी आप हमारे साथ जुड़े हैं, इसीलिए भाई भाई की जगह इस बार नारा इंच टू माइल्स का दिया गया है। कितने उत्साहित आप हैं हिंदुस्तान और चीन के बीच जो ये नई बातचीत शुरू हुई है, नए रिश्तों का नया दौर? देखिए, बहुत ज़्यादा उत्साहित तो नहीं होने की ज़रूरत हमारे को। हम शायद थोड़ा आपे से बाहर हो रहे हैं। अभी आपके यहाँ पर बात हो रही है $100 बिलियन का निवेश होगा। मुझे नहीं समझ आ रहा है ये फिगर आया कहाँ से है। ये शायद चीनी दूतावास के किसी अधिकारी ने शायद थोड़ी कुछ पतंग उड़ाई है। $100 बिलियन अगर 5 साल में निवेश होने की बात है तो आपको ये भी पूछना पड़ेगा कि आपकी जो अर्थव्यवस्था है वो इतना पैसा अब्जॉर्ब कर सकती है क्या? और मुझे नहीं लगता ये पॉसिबल होगा। और उसका एक दूसरा भी इम्पैक्ट होता है जो शायद कोई अर्थशास्त्री अगर हो तो वो आपको बेहतर समझा सकेगा कि जब आपके यहाँ पर उस तरह का निवेश होगा तो इन्फ्लेशन और मुद्रास्फीति बढ़ने की भी आशंका रहती है, क्योंकि मॉनेटरी सप्लाई इंक्रीज करती है आपकी अपनी करेंसी की, क्योंकि आप उसको पैसे को जिस तरह से लेते हैं उसमें आपको अपना पैसा भी डालना पड़ता है, उसी हिसाब से छापना पड़ता है। तो ये थोड़ा सा पेचीदा मामला है। दूसरी चीज़ ये है कि जो समझौतों की बात हो रही है ये अभी MOUs है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। ये कोई साइंड एंड डन डील नहीं है। इनको कार्यान्वित करने में समय लगेगा और उसमें जो इच्छा शक्ति की ज़रूरत है वो इस सरकार को वो दिखानी पड़ेगी ताकि ये जो समझौते हैं ये कार्यान्वित हो सके। जो अगर पिछली सरकार का हम देखें 10 साल का कार्यकाल तो उससे तो कोई आपको ज़्यादा उम्मीद नहीं होती कि ये सरकार कोई बहुत ज़्यादा कुछ कर पाएगी, क्योंकि हमारे यहाँ पर एक इस तरह का कल्चर बन गया है कि हम काफ़ी हद तक प्रॉमिसेस बहुत करते हैं लेकिन जब डिलीवरी का टाइम आता है तो हम पीछे हट जाते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि जौन से क्षेत्रों में हम बात कर रहे हैं निवेश की, इंफ्रास्ट्रक्चर की आमतौर पर बात हो रही है। मैं एक जुमला और बोल दूं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं सड़कों की और पावर सेक्टर में। आप देखिए जिस तरह से महाराष्ट्र में या हरियाणा में जहां पर मैं रहता हूं गुड़गांव में जिस तरह की आए दिन गुंडागर्दी होती है सड़कों पर, टोल प्लाजा के साथ तोड़फोड़ होती है, तो यहाँ पर कौन सड़कों में निवेश करेगा? क्योंकि अगर
तो टोल उनको कमा के अपना पूंजी कमानी है, तो वो मेरे ख्याल शायद नहीं होगा। तो हमारे को थोड़ा सा रियलिस्टिक होना चाहिए। ये जरूर है कि जिस तरह से आज जिस तरह की फोटो ऑप हुई है उससे एक अच्छा संदेश जाता है, लेकिन अभी बहुत सारे कदम और लेने पड़ेंगे। सुशांत सरीन जी साफ तौर पर आसफा जी यही कह रहे हैं कि तस्वीर भले ही सुहानी नजर आ रही है, लेकिन उम्मीदें उतनी नहीं बांधनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने बहुत सिलसिलेवार बताया है सब कुछ कि किस तरीके से जब तक आपकी कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, निवेश कोई कर भी दे तो कितने दिन रहेगा। यानी कि कुछ ऐसी चीजों को करने की कोशिश हो रही है जिनकी तैयारी, जिनकी जमीन पहले तैयार नहीं की गई है। देखिए, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि गुजरात मॉडल को लेकर के जब मोदी जी गए तो गुजरात को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया और जॉब अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा इंप्रूव की। मोदी जी का आज जो थिंकिंग है वो यही है कि इंडिया के पास डेमोक्रेसी है और इंडिया में डेमोग्राफिक सिचुएशंस भी है। हमारे पास आज इतनी बड़ी जनसंख्या हमारी है, जो 65% जनसंख्या 35 साल से कम उम्र की है, और हर हिंदुस्तानी घर में रोजगार की जरूरत है। और रोजगार कैसे आएगा? जब बड़े बड़े निवेश आएंगे। जापान जाने का मकसद भी यही था कि एक बड़े पैमाने पर निवेश आया जो पहले कभी नहीं आया। चाइना से भी हम निवेश लेकर आ रहे हैं और मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहते हैं मोदी जी। और आप देश की, वर्ल्ड की किसी भी इकोनॉमी को देख लीजिए, जहां भी मैन्युफैक्चरिंग है वहां पर जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है। लेकिन फिरोज जी, क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज आएंगी? क्योंकि चाइना जब अफ्रीका गया, वहां पर निवेश किया तो वहां तो अपने लेबर लेकर गया। तो एक पहले देखने लायक है कि यूएस और चाइना में भी देयर इज सम फ्रिक्शन, और वो फ्रिक्शन को बाजू में छोड़ते हुए जो पूरी चाइनीज इकोनॉमी आई, बिकॉज दे बिकेम चाइना बिकम मैन्युफैक्चरिंग हब फॉर अमेरिका। तो मेरे हिसाब से थोड़ा ये इसको बाजू में छोड़ो, लुक एट द अपॉर्चुनिटी कि अगर 1 करोड़ रुपया इंडिया में आता है तो लफली मेरे हिसाब से 30 से 40 जॉब आते हैं, और $100 बिलियन आएगा तो 2.5 से 3 करोड़ जॉब आएंगे। और मैं कहता हूँ चलो 3 करोड़ नहीं, 2 करोड़ आए, 1 करोड़ आए, पर लुक एट दैट अपॉर्चुनिटी। और लुक एट द अपॉर्चुनिटी कि जो इंडिया से माल बनेगा फॉरेन जाएगा तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज में आएगा ना, वी विल गेट द फॉरेन एक्सचेंज। तो मेरे हिसाब से फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट, डेवलपमेंट, वी नीड हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वी नीड। नहीं, एक बात मैं बता दूं, आज जहां हम बैठ के चर्चा करें, ये रिवर फ्रंट जो है ये मोदी जी की देन है, क्योंकि कुछ सालों पहले तक यहाँ पर झोपड़पट्टी, एनक्रोचमेंट था। जी, कांग्रेस ये कहेगी कि ये सारा हमारा प्लान है, और बेशक कांग्रेस प्लान बनाती थी लेकिन बोर्डरूम में रह जाते थे, वो डस्ट खाते थे। मोदी जी एक नेता है जो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और इसी कारण लोगों में आशा बंधी है कि नहीं, अब ये नेता आए, देश को लग रहा है कि आज हमारे पास प्राइम मिनिस्टर है। कुछ महीने पहले इस देश को कभी नहीं लगा था कि हमारे पास प्राइम मिनिस्टर है। आज एहसास हो रहा है देश को और दुनिया को कि इंडिया हैज अ लीडर। आज हमारी पोजीशन बहुत स्ट्रांग है, और हम देखिए किस लेवल पर डिप्लोमेटिक लेवल पर कम्युनिकेट कर रहे हैं। यहाँ पे ब्लैक और व्हाइट आ रही है, जीडीपी ग्रो हो रहा है। अगर हमें एंटी रूप मिला है तो यही मिला है कि नहीं, आगे कुछ नहीं हो सकता। हमें या तो पॉजिटिव मिल रहा है तो हो रहा है कि बहुत ही अच्छी तस्वीर है। देखो, चाइना की ओर से जितना बॉर्डर पे थ्रेट है, उससे ज्यादा थ्रेट तो हमारे व्यापार में। चाइना, जहां भी चाइना की प्रोडक्ट आई, हमारे जो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री थे, इंटरप्राइजेज थी, उसको साफ कर दिया। आज भी सब लोग हमारे डरे हुए हैं कि अगर चाइना का इन्वेस्टमेंट आएगा, देखो पेन ले लो उनकी, मोबाइल ले लो, कंप्यूटर ले लो, मैं कुछ कहना यहाँ ये बात छोड़ दीजिए। नहीं, ये अहमदाबाद में आपकी आशंका बिल्कुल सही है। ये बात, उन्हें बात पूरी कर लेना। हाँ, यहाँ काइट फेस्टिवल बहुत बड़ा होता है, और काइट मैं मानता हूँ कि गुजरात का सबसे ज्यादा काइट में पॉपुलर यहाँ है। उसकी डोर आई तो ये डोर ऐसी आई कि जो हमारे थाउजेंड्स ऑफ जो बर्ड्स है उससे मर जाते थे जी। पर जो एनवायरमेंटलिस्ट है वो डिमांड करते हैं कि उस पर बांध लगा दो, लेकिन आज बांध नहीं लगा पाए, क्योंकि वो चिप इतना डंपिंग करते हैं। कच्छ का हैंडीक्राफ्ट है, उसकी कॉपी उन्होंने लगा दी। तो ऐसा नहीं है, मैं ये एक्सपर्ट नहीं हूँ, मुझे जवाब देना एक्सपर्ट नहीं हूँ मैं जी। और हर लोगों को जो फॉरेन पॉलिसी में जो इसी तरह बीजेपी के कई लोग एक्सपर्ट बन जाते हैं, नहीं बनना चाहिए। रिश्ता बनाना चाहिए, उसमें ना नहीं है, लेकिन ये माफिया लोग है, बॉर्डर पे भी, व्यापार भी, सारे दुनिया ने अनुभव किया है, इसलिए सोच समझ के उसके साथ रिश्ता बनाना चाहिए। क्या सरहद की तरह ये हमारी अर्थव्यवस्था में घुसपैठ भर है, क्या ये हमारे बाजार में घुसपैठ भर है? बहुत अहम सवाल के साथ हमने अपना पिछला हिस्सा खत्म किया था शो का।
क्या ये भारत की अर्थव्यवस्था पर भी घुसपैठ है? अगर अर्जुन मोढवाडिया जी वो सवाल उठा रहे हैं तो क्या ये डर लाजमी नहीं है? देखिए, चीन का जो है भारत में घुसपैठ का मसला आज से नहीं है या 3 महीने से नहीं है, ये सालों से होता आ रहा है। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आज मोदी जी ने जो एक रिलेशनशिप डेवलपमेंट किया है, जो स्ट्रेटेजिक टाइज हो रहे हैं, इन्वेस्टमेंट जब कोई कंट्री लेकर के आ रही है, बड़े पैमाने पर निवेश आ रहा है, तो बेशक व्यापारी संबंध हमारे सुधरेंगे और जब व्यापार का लेन देन हमारा सुधरेगा तो बातचीत के दौरान काफी सारी चीजें, अभी तो 3 महीने हुए, आने वाले दिनों में काफी सारे मसले हल हो सकते हैं बातचीत के दौरान। जी, जन्मदिन के दिन देश को गिफ्ट देने की कोशिश नरेंद्र मोदी ने प्रोजेक्ट इस तरीके से किया था, क्या उसमें सफल हो पाए? काफी हद तक सफल हुए, क्योंकि जिस तरीके से इतने बड़े देश का प्रेसिडेंट को एक स्टेट में लाना, स्टेट की कैपिटल में लाना और शोकेस करना उस स्टेट को, जो कि एक मॉडल के रूप में उभर के आया है, एक बहुत बड़ी बात है। एक दूसरा, लेकिन हमें जो चाइनीज वाली जो बात है उसमें मैं बिल्कुल वी हैव टू बी वेरी कॉशियस, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि आप देखिए कि जो सिलसिला रहा है तो चाइना ही हमारा इंकर्शन करता है, हम कभी नहीं करते, है ना। देख, हमारी मिलिट्री लेवल पे एक अंडरडॉग की सिचुएशन है, तो चाइना बड़ा देश है, ज्यादा पैसे हैं उसके पास, लेकिन एक पैरिटी आनी चाहिए मिलिट्री लेवल पे। अंडरडॉग देखें या रिस्ट्रेन के तौर पर भी हिंदुस्तानी सेना का देख सकते हैं, हमने पाकिस्तान में भी कभी घुसपैठ नहीं की। जी, दूसरी एक बात कहना चाहूंगा, आज सुबह जो बर्थडे के दिनों जो सुबह मैसेज दिया मोदी जी ने, बहुत ही इट वाज अ वेरी प्रिसाइज मैसेज। आज सुबह उन्होंने 11 योजनाएं जो थी, एक स्वावलंबन अभियान है, सेल्फ रिलायंट, मेक पीपल सेल्फ रिलायंट कैंपेन, उसके भाग रूप उन्होंने 11 स्कीम्स लॉन्च किया स्टेट गवर्नमेंट की। उन्होंने कहा कि एक डोल कल्चर के विरुद्ध में उन्होंने बात की है। उन्होंने कहा कि डोल कल्चर हटाएंगे, लोगों को सेल्फ रिलायंट बनाएंगे, जब ही नेशनल प्राइड क्रिएट होगी। ये एक बहुत बड़ा मैसेज है उनके बर्थडे। बहुत बहुत बड़ी बात है। जनरल बख्शी, खत्म करने से पहले मैं एक लाइन में आपसे जवाब चाहूंगी, आपको कैसा लग रहा है कि इस बार पाकिस्तान नहीं गए हैं चीन के राष्ट्रपति, हिंदुस्तान आए हैं, रिश्ते स्पष्ट हो रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान में जो गदर का माहौल है वहाँ पे जाना तो मैं समझता हूँ इस वक्त काफ़ी बेमायने हो जाता है, बिल्कुल बेमायने हो जाता है, और ये तो स्वाभाविक था कि उनकी वो यात्रा कैंसिल होगी। तभी मैं समझता हूँ कि हमारी सरकार ने बहुत समझदारी दिखाई थी, ये बेफालतू की जो डायलॉग शुरू हुई थी उसको ख़त्म करके, और ख़ासकर जब वो हुर्रियत का नाटक उन्होंने किया, क्योंकि अगर हम भी अपनी फॉरेन सेक्रेटरी साहिबा को वहाँ भेजते तो उनको शायद हेलीकॉप्टर से वापस लाना पड़ता, जो इस्लामाबाद के रेड जोन में जो वहाँ पे बवाल खड़ा हो गया है उसे देखते हुए। तो चीन के जनरल बख्शी, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं गए, मैं समझता जनरल बख्शी, माफ कीजिएगा, वक्त इतना ही है हमारे पास। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुशांत सरीन जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर जितने तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े थे, अलग अलग नजरिए मिल रहे हैं देखने के लिए। भारत चीन रिश्तों को दरअसल इतनी सरलता से समझा भी नहीं जा सकता है, थोड़ा सा इंतजार तो सबको करना होगा। हिंदी चीनी भाई भाई पार्ट 2 की शुरुआत हुई है, भाई भाई का ये रिश्ता कितना गहरा है ये आगे ही पता चलेगा।